नमस्कार। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्कार। आज अपन लेके आए हैं लाइव टेस्ट क्रम संख्या इसकी 5। इससे पहले अपन ने 4 टेस्ट हो चुके हैं। हर एक टेस्ट का अपन ने आनंद लिया है, साथ में पीडीएफ भी लिए, उसको भी हर एक क्वेश्चन टाइम टू टाइम और लाइन टू लाइन करने की कोशिश करिए। आज अपन आपके सामने टेस्ट संख्या 5 है। इसके कम से कम 35 से 40 क्वेश्चनों की अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं। उसकी आपको जितने क्वेश्चन बोर्ड पे हो जाते हैं उतने क्वेश्चन करवाएंगे। उसके साथ ही जितने क्वेश्चन बच जाते हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी। उस क्वेश्चन को लाइन टू लाइन सोल्व करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन नहीं आता आपको वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका या तो वीडियो सॉल्यूशन या कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। साथ ही अपना यूट्यूब चैनल है, वहां से इसकी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड करें। चलो टाइम नहीं लेते हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9 विद्यार्थियों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु, उनके 9 विद्यार्थियों तथा शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु, प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष है तथा अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत आयु, अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी? आयु क्या होगी? कीप क्वाइट। ऑप्शन ए 36 ईयर्स, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 28। सभी के सामने आपके सामने ऑप्शन और क्वेश्चन है। एक बार रिपीट कर देता हूं। 9 विद्यार्थियों तथा शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष है एवं अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी? मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ओनली 10 सेकंड में एक क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। गुड, जिसका हो गया वो वेरी गुड। हाँ, आप ऑप्शन आने लगे। पहले क्वेश्चन का आंसर है 34। वेरी गुड, जिसका हो गया उसके लिए गुड। देखो कैसे, अपने पास 9 विद्यार्थी हैं और एक शिक्षक है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और शिक्षक मिला के कितने हो गए? 10 हो गए। और सभी की औसत आयु कितनी है? 16 है। तो यानी हम सभी की टोटल आयु, टोटल एज निकाल लेंगे। यहां से टोटल एज कितनी आ जाएगी? 10 गुणा 16, यानी टोटल कितने हो गए? वो 160 वर्ष के हो गए। ठीक है। आपको क्या दे रखा है? प्रथम 4 स्टूडेंट दे रखा है। प्रथम 4 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट की 19 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 76 हो जाएगी। अंतिम 5 स्टूडेंट दे रखे हैं आपके सामने, तो अंतिम 5 स्टूडेंट और 10 है, तो ये टोटल कितने हो गए? ओनली 50 के हो गए। यानी यहां से 126 के सभी हो गए। और टोटल कितना है? एक स्कूल में देखे 9 विद्यार्थी और एक शिक्षक था, तब उसकी उम्र कितनी हो रही थी? 160 हो रही थी। जब आपके सामने ये मिला कि 4 बच्चे हैं, उनकी औसत 19 है और 5 है, उनकी 10 है, तो टोटल मिला के इनकी 126 हो गई। यानी 9 विद्यार्थियों की टोटल उम्र कितनी होगी? 126। और जब शिक्षक को शामिल होता जाए तो कितने बच जाएंगे? यहाँ से अगर 10 की 160 है, 9 की इतनी है, तो जो बचा हुआ वो कौन है? शिक्षक है। और इसमें इसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। यानी आई होप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन,
क्वेश्चन सेकंड, 8.7 मल्टीप्लाई 8.7 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 8.7 मल्टीप्लाई में 1.3 प्लस में 1.3 मल्टीप्लाई में 1.3। विजिबिलिटी होगी मेरे ख्याल से। देखो ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूं, थोड़ा सा विजिबिलिटी आ जाएगी अपने आप। क्वेश्चन क्या है मेरा, 8.7 गुना 8.7 प्लस 2 गुना 8.7 गुना 1.3, और आपको इसमें आंसर निकालना है। आपके सामने ऑप्शन ए है 1.69, ऑप्शन बी आपके सामने 10, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी 7.589। क्विकली ओनली 10 सेकंड में कुछ आंसर आ जाना चाहिए था, लिखने से पहले इसका आंसर आ जाना चाहिए था। देखो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कैसे हुआ, अपन लिख सकते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो इस फॉर्मेट में लिखो, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कम्यूटेटिव लॉ है, आगे पीछे किसी भी संख्या को क्रमबद्धता का रूल है। और क्या, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कैसे भी लिख सकते हैं, या 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस संख्या को मतलब 2, 1 प्लस 2 को 3 ही होता है, या 2 प्लस 1 लिख दो तो भी 3 ही होएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी इस क्वेश्चन को ऐसे समझा जा सकता है, ये अपना क्या बन रहा है, ए स्क्वायर, ये अपना क्या बन रहा है, बी स्क्वायर, ये 2 गुणा ए गुणा बी। ठीक है, इसको डायरेक्टली ऐसे करेंगे कि ए की वैल्यू कितनी है 8.7 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1.3 और दोनों की होल स्क्वायर। इन दोनों को अंदर ऐड कर दो, क्या आएगा रिजल्ट, 8.7 और 3 10, 10 की स्क्वायर कितनी होगी 100। करने का तरीका ये है कि अंदर वाली संख्याओं को डायरेक्ट ऐड करो। अगर यहाँ करने चलोगे तो काफी बड़ा हो जाएगी, कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाएगी। इसीलिए आपको शॉर्ट करवाया है, क्योंकि अपने पास a प्लस बी की होल स्क्वायर है, a की वैल्यू 8.7 है, तो वहां b की वैल्यू 1.3 है और इसकी स्क्वायर है। तो इन दोनों को पहले ऐड कर दो फिर स्क्वायर कर दो। दूसरा तरीका यह है कि इन दोनों को स्क्वायर, पहले इसको स्क्वायर करो फिर इसको स्क्वायर करो और फिर इन दोनों को ऐड करो, तब भी है। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए दोनों संख्याओं को पहले ऐड कर दो और फिर उसको स्क्वायर करो। 8.7 और 1.3 को ऐड करा तो 10 हो गए और इसकी स्क्वायर कितनी होगी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक व्यापारी एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदा होता, यदि वह इसे 10% कम में खरीदा होता और 33 रुपीज 33 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपका 40 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। अब तक 30% का लाभ प्राप्त होता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। और ऑप्शन ए 275, ऑप्शन बी 175, ऑप्शन सी 300 और ऑप्शन डी 150। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर देता हूं। एक व्यापारी एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदा होता
और 33 रुपए अधिक में बेचा होता तो 30% का लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन अभी आपके सबके सामने है, क्विकली जल्दी से सोल्व करो विद इन 40 सेकेंड। मैं आई हूँ लिखने के बाद हो गया होगा अब तक 40 सेकेंड, लेकिन फिर भी दे देते हैं, और अभी तक आंसर आ चुके हैं लोगों के। बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। देखो आपको जब चैप्टर करवाया था तो उस टाइम पे क्या लिखा था? क्रय मूल्य, लाभ अथवा हानि। हाँ लास्ट रो आंसर आया, गुड। करेक्ट आंसर है 150, ऑप्शन डी करेक्ट है। जिसका हो गया उसको कर लो और यहाँ पे आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दी उसको? 5% हानि पे बेची है, यानी 5% हानि पे बेची है तो कितने रुपए में बेच देगा? 95 रुपए में। नेक्स्ट क्या बोला है? इसे 10% कम में खरीदा होता, पहले 100 रुपए में खरीदा, 10% कम में, ऐसी रो बना लो। अब कितने रुपए में खरीदी? 90 में। और यहाँ पे देखो बाकी सारा खेल परसेंटेज में चल रहा है, ये वैल्यू, लेकिन एक वैल्यू ऐसी है जो डायरेक्ट अपने जो डेटा है ना वो ओरिजिनल डेटा है, बाकी सारे डेटा है वो परसेंटेज वाले हैं, लेकिन ये वाला डेटा है जो ओरिजिनल डेटा है इसको साइड में रख दो। 33 जो रुपीज है। यहाँ क्या बोला है? 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है, 5% हानि पे बेची, 95 में बेच दी। अब क्या बोला है? 10% कम में खरीदा, 100 रुपए में खरीद रहा था, अब 10% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा? 90 में। अब क्या बोल रहा है कि इसे 33 रुपए अधिक में बेचता, तो वैल्यू अपन ने बगल में रख दी, और फिर क्या निकालना है? 30% का लाभ होता, यानी यहाँ पे 30% का प्रॉफिट होगा, 90 में 30% का प्रॉफिट होगा, तो 9 3 27 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 90 + 27 कितना होता है? 117 रुपए में बेच देगा वो। पहले कितने रुपए में बेच रहे थे? 95 में। अब कितने में बेच रहे हैं? 117 में। यहाँ प्रतिशत में डिफरेंस कितने का है? 22 रुपीज का डिफरेंस है, यानी इस बात को करें परसेंटेज, यानी 22% के बराबर कितना है? 33 है। ठीक है, 1% के इक्वल टू कितना हो गया? 33 अपॉन में 22। और आपको क्या निकालनी है? वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, तो इंटू 100%, यानी 150। और आपके सामने इससे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके सामने सिर्फ ये पूछा है कि क्रय मूल्य क्या है, तो आपको क्रय मूल्य क्या लिखना है? सिर्फ क्रय मूल्य जो माना है वो। अगर आपको ये मूल्य की प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है, तो आप इसको कितना 95 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य आ जाएगा। आपके सामने ये अंतिम क्रय मूल्य, यानी इसको 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंतिम क्रय मूल्य आ जाएगा, और आप इसको 117 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंतिम विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी करके देख लेना, हर एक डेटा 150 रुपए में खरीद रहे हो, 5% की हानि है तो 95 के बराबर आ जाएगी। 90 में खरीद रहे हो और 117 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30% का लाभ आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्रय मूल्य 100, 5% की हानि 95 में बेच दिया। दूसरी बात यही बोलिए, यहाँ डाटा पहली कहानी है ना वो यहाँ तक फिनिश हो गई। दूसरी, यदि वही से 10% कम में, 10% कम में खरीदेगा तो 90 में खरीद लेगा, यहाँ से 30% का लाभ। अब किसको 117 नहीं पता तो 90 × 130 बटे में 100। अब 13 की टेबल आती है तो 13 9 कितने होते हैं? 117 होते हैं, यानी 100 की 90 की खरीद रहा है, 30% लाभ 117, दोनों का डिफरेंस है वो 22 है। 22 अपने आप में 22% है, क्योंकि सारा खेल प्रतिशत में चल रहा है, और ये एक्चुअल वैल्यू अपने पास, तो 22% के बराबर कितना है? 33 है, तो 1% के बराबर 33/22, और यहाँ से 100% पूछा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला भी, क्वेश्चन करने में मजा आएगा बिल्कुल। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर से, 7% साधारण ब्याज की दर से,
साधारण ब्याज की दर से 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज की दर से 8% साधारण ब्याज की दर से एवं शेष राशि 10% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। उधार देता है यदि उसे वर्ष के अंत में 561 रुपए का लाभ होता है, 561 रुपए का लाभ होता है, तो निवेशित राशि कितनी थी? निवेशित राशि क्या थी? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग, कुल पूंजी का 1/3 भाग 7%, 1/4 भाग 8% और शेष राशि 10% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि वर्ष के अंत में उसे 561 रुपए का लाभ होता है तो निवेशित राशि कितनी थी? आपके सामने ऑप्शन ए 6000, ऑप्शन बी 5600, ऑप्शन सी 6600 और ऑप्शन डी 7200। गुड, जिसका करो क्विकली। 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। साधारण ब्याज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। क्विकली, गुड। जिसका ऑप्शन सी आ रहा है वो करेक्ट है, 6600। देखो, जब ऐसी पोजीशन हो कि अपने पास पूंजी पैसों में डिवाइड में दे रखी हो, यानी 1/3 भाग, 1/3 पार्ट, 1/4 पार्ट शेष राशि, तो इस सिचुएशन में जो नीचे वाली संख्या है, दोनों तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले शॉर्ट देखो, अगर ऐसी स्थिति हो 1/3 भाग 1/4 भाग, तो उस स्थिति में क्या ले लो? इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। अब 12 ऐसी राशि है जिसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 12 रुपए को 3 कैटेगरी में, 1 2 3। इसको क्या बोला है? 1/3 भाग, इसको 1/4 भाग, और जो बच गया वो रिमेनिंग। ठीक है, अगर 12 रुपए को 1/3 रुपए में मानते हो तो 12 को 1/3 लिखेंगे तो कितने रुपए आ गए यहाँ पे? 4। इसको 12 को 1/4 में लिखोगे तो कितने रुपए आ गए यहाँ पे? 3। टोटल अपने पास 12 रुपए थे। एक आदमी को अपन ने 4 दे दिए, दूसरे को अपन ने 3 दे दिए, तो बचे हुए 4 और 3 7, तो बचे हुए कितने? 5 को किस आदमी को दे दिए? तीसरे। अब देखो कि पहले की दर दे रखी है वो 7%, यानी ये 7% के बराबर है, यानी 7/100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय। यानी मूलधन अपने पास 4 है, समय अपने पास 1 वर्ष है, तो कोई मल्टीप्लाई 1 करने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, और दर अपने पास 7%, तो 7/100। ये है अपने पास 3 गुणा 5/100, और ये अपने पास 3 गुणा, यहाँ रेट कितनी है? 8, और ये यहाँ 5 गुणा में 10/100। तीनों को अलग अलग इन्वेस्ट किया है। टोटल रुपए कितने आ रहे हैं यहाँ से? 28 प्लस 24 प्लस 50 अपॉन में 100। अपनी राशि टोटल ये भी ब्याज है, और अपने पास मिल कितना रहा है? 561 है। वो किसके बराबर है? इन सभी को ऐड करो, 52 102 के इक्विवेलेंट है, लिख सकता हूं 102 के इक्विवेलेंट, और 100 ऑप्शन में डायरेक्ट है। ये ब्याज के बराबर आ गया। अब आपको पास पूछा है मूलधन। मूलधन आपका कितना था? कितने रुपए उधार दिए थे आपने किसी को? 12। इससे मल्टीप्लाई कर दो क्विकली, जल्दी से। अगर मैं इसको 2 से काटता हूं तो ये 6, और 2 से काटूंगा तो ये 51।
और इसको इससे काटूंगा तो 5 एकम 5, सॉरी एक बार और एक बार, यानी 11 6 66 और मल्टीप्लाई में 100। तो अपना ऑप्शन करेक्ट कौन सा आ गया? सी नंबर। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब ऐसी 1/3, 1/4 और शेष राशि का कुछ भी फॉर्मेट दे रखा हो, तो जो ऐसी संख्या है जो 1/3 और 1/4 इन संख्याओं का क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना है इसका? 12। 12 में इस राशि को 1/3 यानी 12 रुपए को 1/3 में कितना डिवाइड हो गया? 4। 1/4 का कितना हो गया? 3। 4 और 3 7 रुपए डिवाइड कर दिए तो अपने पास बचे कितने? 5। यानी हम इस बात को लिख सकते हैं क्या कि पहले आदमी ने 4 गुणा 7 रुपए ब्याज दिया, बटे में 100 उसकी रेट है। दूसरे ने 3 गुणा 4, यानी आदमी की मतलब है यानी इस रेट पे और इस रेट पे एक को यहां इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरी राशि यहां इन्वेस्ट कर रहा है, तीसरी राशि यहां इन्वेस्ट कर रहा है, यानी 7%, 8% और 10%। आगे कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन करिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मजे वाला क्वेश्चन था। 30 सेकंड में आंसर आने चाहिए थे, और जिसके आए वो वेरी गुड, जिसके कम आए हैं वो भी अच्छी बात है। प्रैक्टिस करो, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, वो कहावत है, करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अभी टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा था, उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। बारह, 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले ए उस कार्य के पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तथा और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है। बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? कितने समय में पूरा होगा? और आपके सामने ऑप्शन है, ए 6 डेज, बी 12 डेज, सी 13 और डी 7 डेज। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। ए बी सी क्रम से किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए उस कार्य के पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, और बी ए से 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। बी ए के कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो कार्य पूरा कितने समय में होगा? क्विकली ये क्वेश्चन जिसने कर लिया उसको टाइम एंड वर्क चुटकियों में हो जाएगा। बाएं हाथ का खेल है, बताओ। गुड नहीं, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आने चाहिए जो टाइम कंज्यूमिंग होने वाले हो। मात्र 20 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन जो लग रहा है टाइम वो ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से। जिसका ऑप्शन डी आ रहा है वो करेक्ट है कि 7 दिन तक कार्य चलेगा। कैसे चलेगा? देखो, ये यहां से ये लेके यहां तक टोटल काम करवाना है। ए बी सी तीनों कार्य की शुरुआत करते हैं। अब देखो कि पहले वाली लाइन, एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, यानी कि यहां से लेके अंतिम 5 दिन कार्य ए के मुताबिक कौन करेगा? यहां ए तो बच जाएगा,
काम कौन करने वाला है यहां से यहां तक? बी का। कौन करेगा? बी। आगे क्या बोला इस लाइन से? लास्ट रो हो गया, गुड। बी से बी ने ए के 2 दिन बाद करे छोड़ा, यानी बी कहां लगता है काम छोड़ के? ए के 2 दिन बाद, यानी अंतिम 3 दिन काम कौन करेगा? लास्ट 3 डेज काम कौन करेगा? सी। फिर इस क्वेश्चन को पीछे से शुरू करना है, आगे से शुरू नहीं होगा। लास्ट के 3 दिन काम कौन कर रहा है? सी अकेला कर रहा है। अब 3 दिन हो गए, 2 दिन पहले ये और चला जाता है, यानी 2 दिन यहां काम कौन करेगा? बी और सी काम करेंगे। फिर काम कौन करेगा साथ में? ए प्लस बी प्लस सी। इन्होंने कितना करा वो अपन को निकालना है, और टोटल काम क्या है? वो इसकी कार्य क्षमता। अब इस क्वेश्चन को अपन ने बना लिया, और इसको सोल्व कैसे करना है? ए किसी कार्य को, बी उसी कार्य को, सी अलग अलग दे रखा 10, 12 और 15। ठीक है, आपके सामने ए उस कार्य को, यानी यहां से क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इसकी कार्य क्षमता 6, इसकी कार्य क्षमता 5 और इसकी कार्य क्षमता 4। यानी अंतिम 3 दिन काम कौन करेगा? सी करेगा। यानी अंतिम 3 दिन में कितना काम कर दिया उसने? 12। फिर 2 दिन काम कौन करने वाला है? कैसे करेगा 2 दिन काम? इस लाइन से करेगा 2 दिन काम। बी ने ए के 2 दिन बाद, यानी इसने तो 5 दिन पहले छोड़ा है, लेकिन ए के छोड़ने के बाद 5 दिन पहले ये तो ड्यूटी पे नहीं आ रहा, लेकिन इसके 2 दिन तक तो बी आता है, फिर ये बी भी छोड़ देता है। यानी इस 2 दिन काम कौन करेगा? बी और सी। बी और सी एक दिन में कितने काम कर देते हैं? 9 काम करते हैं। 2 दिन में कितना कर देंगे? 18। बचा हुआ कौन? यानी 6, 5, 11, 15 काम है ना, वो एक्स दिन तक होता है, क्योंकि ए बी सी तीनों लगे हैं। अपन को पता नहीं कितने दिन लगे, और टोटल काम कितना होना है? 60 काम होना है। यानी यहां से 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 और 18 30, इधर से सब्ट्रैक्ट करा, और यहां से 15x इक्वल टू 30। x इक्वल टू कितना आ गया? 2 दिन। यानी उस कार्य पर कितने किया? ए प्लस बी प्लस सी ने तो 2 दिन काम किया। आगे वाली डाटा, यानी बी प्लस सी ने भी उस कार्य पे 2 दिन एक काम किया, और जो काम हुआ है लास्ट में 3 दिन, यानी सी अकेले ने भी 3 दिन। टोटल काम कितने दिन चला? 2, 2, 4 और 3, 7। जिसका 7 आ रहा है ऑप्शन वो करेक्ट है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वेरी 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 गुड। जिसका 7 आंसर, ये क्वेश्चन जिसने सही किया उसको चैप्टर है वो चुटकियों में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नोट डाउन कर लेना है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 6। एक फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपए। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। उस पर 10% प्रस्तावित छूट है। छूट है यदि किसी ग्राहक, यदि दुकानदार उसे किसी ग्राहक को किसी ग्राहक को 1242 रुपए में बेच देता है तो ग्राहक के लिए दूसरा बट्टा क्या होगा? दूसरी छूट प्रतिशत में क्या होगी? क्विकली, ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 18%। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपए, उस पर प्रस्तावित 10% बट्टा है। यदि दुकानदार किसी ग्राहक को 1242 रुपए में बेच देता है तो ग्राहक के लिए पहली छूट 10% और दूसरी छूट कितनी होगी? क्विकली, मात्र 20 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। जल्दी से उठा दो गर्दा क्वेश्चन का चुटकियों में।
क्विकली। अगर मेरी आवाज डिस्टर्ब कर रही है तो वीडियो पॉज कर सकते हो आप, लेकिन क्वेश्चन आंसर निकालने हैं, कंपलसरी है। आवाज नहीं, कितना नहीं। ऑप्शन करेक्ट आंसर अपना, सॉरी 8%, बी ऑप्शन करेक्ट है। गलती कर दी पढ़ने में, ठीक है। देखो कैसे, आवाज नहीं हुई। अंकित मूल्य कितना होता है? 1500 रुपए। 10% की छूट देगा तो यानी 150 रुपए की छूट तो ऑलरेडी दे दी है उसने। यानी दो की तरीके से इसको कर सकते हैं, 1500 में 150 यानी इसको 90/100, ठीक है। फिर इसमें 100 रुपए मूलधन और उसमें से छूट अंकित मूल्य और बटे में 100 इक्वल टू अपने पास क्या आना चाहिए? 1 2 4 2। एक तरीका तो ये है, क्विकली जल्दी से सोल्व कर सकते हैं इसको यहां से, और यानी 135 इंटू 100 माइनस एक्स इक्वल टू 1242 और अपोन में यहाँ पे क्या है 10 भी है, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा। दूसरा इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अपन कि 1500 रुपए का अंकित मूल्य 10% छूट दे देगा तो 150 रुपए की तो छूट ऑलरेडी पहले से ही है, यानी ग्राहक के पूछने से पहले ही वो कितने का हो गया? 1350 का तो हो गया। आई बात समझ में? यानी प्रस्तावित छूट का मतलब पहले से ही छूट है। 1500 रुपए अंकित मूल्य है, ग्राहक को देखते ही बोला कि 10% की छूट है, यानी 1350 है। ग्राहक ने बार्गेनिंग करने के बाद उसको 1242 रुपए में मिल गया, यानी 1350 रुपए के बाद 42 यानी कितने रुपए की छूट मिल रही है? यहाँ पे 108 रुपए की छूट मिल रही है। वो किस पे मिल रही है 108 रुपए की छूट? 1350 पे इंटू में 100 काट दो, कैलकुलेशन करनी आती है सभी को। 27 4 8 27 5 और ये 50 यानी 2 बार कट गया, यानी 8% की छूट है। भाई जिसको नहीं आता है वो काट लो, एक बार छोटी छोटी स्टेप से काट लो, समझाना तो आता ही है ना। 27 की टेबल आती है, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, और 5 दूनी 10, यानी ये आना तो 8% ही है। बोले साल से कहानी इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, पकड़ना तो क्या है, कहानी पकड़ना है, करो जल्दी से। नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन साथ के साथ, बहुत ही बढ़िया। आज पीछे वाली लास्ट रो का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। किसी महापुरुष ने एक अच्छी बात कही थी, बोले टैलेंट हमेशा कहां बैठता है? लास्ट रो। सुना है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलो अभी तक इस क्वेश्चन को पढ़ाया नहीं है, वैसे बता देते हूं। क्वेश्चन नंबर 6, एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ने पर उसका क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को एक वर्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके सामने क्वेश्चन, एक तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ने पर उसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। यदि उसी तार को
उसी तार को एक वर्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी जिसको दिक्कत आ रही है स्क्वायर के फॉर्मेट में मोड़ा गया है और ये सर्किल के फॉर्मेट में मोड़ा गया है। इंग्लिश मीडियम वाले आपको पीडीएफ में बाइलिंगुअल मिलेंगे क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। आंसर जिसका सी ऑप्शन आ रहा है वो करेक्ट है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, एक वायर था इतना और उसको हमने किस फॉर्मेट में मोड़ दिया, स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है। यानी स्क्वायर के फॉर्मेट में मोड़ा तो इस वायर की देखो ये वाली जो ये वाला ये एक्स ये एक्स यानी इसकी लेंथ ये, हम इसको बोल सकते हैं कि 150 यानी 1 to 1 इसका एरिया है, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 11। कैसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 to 1 और एक्स इक्वल टू कितना आ गया 11। अब ये वाला जो वायर है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इसके इक्वलेंट ही है, यानी इसकी परिधि है जो इसी वायर को अब इस फॉर्मेट में मोड़ा है परिधि में, यानी ये इधर से इधर से इधर से इधर से कितनी होगी इसकी 44, 11 गुणा में 4 यानी इसकी 2 पाई आर, यानी इसकी परिधि है इसका परिमाप है वो किसके बराबर है 44 के इक्वलेंट है। यानी 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 44 और 44 से 44 कैंसिल, यानी आर इक्वल टू कितनी आ गई 7। अब आपके सामने आर 7 है और इसका एरिया निकालना है, यहां से लेके यहां तक इसका एरिया, यानी ये वाला भाग निकालना है, कितना आ गया। यानी अगर जिसकी त्रिज्या 7 हो तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 154। कैसे होगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 और कैंसिल करो तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, जिसका आंसर आया वो वेरी गुड, जिसका नहीं है वो एक बार अच्छे से समझे। पहले वायर था उसको इसको स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ा, स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ने पे आपको दे रखा है कि 181 सेंटीमीटर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। यहाँ से इसकी साइड होगी क्योंकि हर एक साइड अपोजिट साइड और हर एक साइड इक्वल होती है, यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि इसका जो परिधि है जिसका जो पैरामीटर है वो क्या है 44 है। ये 44 पैरामीटर इसके इक्वलेंट है, यानी चाहे किसी में भी मोड़ो, चाहे वर्ताकार करो, चाहे उसको गोलाकार करो, चाहे चौकोर करो, बात एक ही रहेगी, यानी तार की लंबाई 44 सेमी की ही रहेगी, ठीक है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड पे। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन है, लास्ट तक वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे और भी मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी धन को 12% वार्षिक दर से, वार्षिक ब्याज की दर से हर 6 महीने में जोड़ने वाला चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपए है। साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपए है, तो चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1 वर्ष बाद 36 रुपए, तो मूल राशि क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने ए 12,000, ऑप्शन बी 15,000, ऑप्शन सी 14,000, ऑप्शन डी 10,000। क्या बोला है कि एक कोई धन है उसको अगर हर 6 महीने से हिसाब किया जाए और एक साधारण 6 महीने से हिसाब करोगे तो चक्रवर्ती ब्याज हो गया, और उसी धन को
साधारण ब्याज के निकालने हैं तो 1 वर्ष बाद उसका जो दोनों ब्याज का अंतर है वो 36 रुपए का है। तो मूल राशि क्या है? क्विकली बताया इस प्रकार का क्वेश्चन। देखो आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए, अगर इसका साधारण ब्याज निकालते हो तो यही तो होगा 12 रुपए। अगर इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालते हो तो हर 6 महीने में हिसाब हुआ, पहले 6 महीने इंटू 1/100, दूसरे 6 महीने, यानी इसका कितना हो गया? 6 रुपए ब्याज हो गया। फिर पहले तो 100 रुपए थे, अब 6 महीने तक तो कितने बन गए? वो 106 बन गए। अगले 6 महीने में कितना हुआ? 106 इंटू में 6/100, यानी ये कितना बन गया? 36, 636 बटे, यानी यहां पे टोटल कुल मिला के दोनों का अंतर है ना वो 12.36 बनता है। 6.36 पहले ब्याज था 6, अब मिला 6.36, यानी टोटल 12 रुपए 36 पैसे ब्याज के बने। ये तो चक्रवर्ती ब्याज है, ये साधारण ब्याज है 12 रुपए का, यानी दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 0.36 का है। वास्तविकता में डिफरेंस कितने का है? 36 का है। ये इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 चले गए, और फिर मूलधन अपना क्या माना था? 100। 36 से 36 कैंसिल हो गए, यानी यहां कितना बन गया? 1000, 10,000। ठीक है, फिर से छोड़, समझ में है? यानी कि एक जो संख्या है, अपन ने किसी को 100 रुपए उधार दिए और वो 12% की ब्याज की दर से साधारण ब्याज अपन को कितना दे देगा? 12 रुपए दे देगा। लेकिन क्या हुआ गया कि जब 6 महीने से हिसाब करें तो यानी 1000 रुपए को, 100 रुपए को पहले 6 महीने तक 6% की ब्याज की दर से कितना देगा? 6 रुपए ब्याज दे देगा। लेकिन अगले साल 6 रुपए का ब्याज, मतलब 6 रुपए का तो लगेगा, इस 6 रुपए का यानी 6/100 यानी 0.36 रुपए ब्याज और हो जाएगा, यानी 12 रुपए 36 पैसे लगेंगे। वर्चुअल में यहाँ कितने लग रहे हैं? 12, यानी दोनों के भी डिफरेंस कितने का है? 0.36 का है। अंतर यहाँ पे किसके बराबर है? 36 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी की मासिक आय 8:5 में है। ए और बी की मासिक आय 8:5 में, यदि उनका मासिक व्यय 5:3 में है, उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपए की बचत की हो। 12,000 और 10,000 रुपए की बचत की हो तो उनकी मासिक आय का अंतर क्या है? क्वेश्चन आपके सामने। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 8:5 में है। यदि उनकी मासिक आय 5:3, मासिक व्यय 5:3 में है, उन्होंने क्रमशः रेस्पेक्टिवली 12,000 और 10,000 रुपए की बचत की हो तो उनकी मासिक आय का अंतर क्या है? ऑप्शन ए 52,000, ऑप्शन बी 42,000, ऑप्शन सी 44,000, ऑप्शन डी 46,000। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्विकली 30 सेकंड लगने नहीं चाहिए। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है उसके आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया लास्ट रो, बहुत बढ़िया। शाबाश।
कोई लॉजिकली नहीं है, कैलकुलेशन करनी है। यानी आपके सामने फॉर्मूला बताया था कभी जब आय व्यय का चैप्टर था, तो आय बराबर क्या होती है, व्यय प्लस बचत, सबको बताया था। यानी व्यय कितना है, व्यय को अपन खर्चा भी बोल सकते हैं, यहां दे रखा है मासिक व्यय, और आपके सामने बचत। यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या, यानी अपन व्यय मान लेते हैं, व्यय का अनुपात है दोनों का, ए और बी की बात करते हैं, व्यय का अनुपात है 5:3, ठीक है। यानी 5x और 3x लिख सकते हैं इसको। अब इसमें मैं इसका बचत जोड़ दूं, यानी इसमें बचाता कितना है 12,000, ये कितना बचाता है 10,000 बचाता है। तो बचत का है, ये इसकी आय हो गई, ये इसकी आय, दोनों का अनुपात बराबर रख दो। यानी 5x प्लस, जिसका ऑप्शन 42,000 आ रहा है वो करेक्ट है, 5x प्लस 12,000 अब बटे में 3x प्लस 10,000, और यहां से इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है, ए की आय का अनुपात ए के सामने, बी की आय का अनुपात बी के सामने। कैलकुलेशन करो, बहुत ही क्विकली हो जाएगी। 25x इक्वल टू 60,000 इक्वल टू यहां पे 24x प्लस में कितना है 80। इन दोनों का डिफरेंस करोगे, x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 20,000 रखो इसमें। इसकी आय कितनी है 1 लाख प्लस 12,000 यानी 1,12,000 हो गई, ठीक है। इसकी आय कितनी है 20x के बराबर, यानी 60 और 10 कितने हो गए 70। दोनों के बीच में आय का अंतर पूछा है, 1,12,000 और 70,000 के बीच में कितने डिफरेंस है, 42,000 का डिफरेंस है। एक बार जिसको नहीं समझ में आया उसको एक बार ये फॉर्मूला देख लो, फिर से रिपीट कर देता हूं। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 8:5 में, उनका मासिक व्यय 5:3 में है। अगर एक 12,000 बचाता है, एक 10,000 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय का अंतर पूछा, डिफरेंस बिटवीन टू कैंडिडेट ए एंड बी, ठीक है। यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, आय बराबर क्या होता है व्यय प्लस बचत। व्यय कितना है अपने पास, एक का 5x है, दूसरे का कितना है 3x। इसमें मैं इसकी बचत और जोड़ दूं तो कुल टोटल आय हो जाएगी, इसकी बचत जोड़ दी इसकी टोटल आय, यानी 5x प्लस 12,000 इसकी ए की आय हो गई, 3x प्लस 10,000 बी की आय। अनुपात दे रखे हैं 8 और 5 में, यहां से x की वैल्यू निकाली है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 20,000 आ रही है। ए की बात करते हैं तो ए यानी 1 लाख का खर्चा करता है, 12,000 बचाता है, यानी टोटल 1 लाख उसकी 12,000 आय है। यानी इसकी कितनी है 70,000। कैसे हुई 70,000, 20 3 60, खर्चा कर देता है 10,000 बचा लेता है, यानी 70,000। दोनों के बीच में कितना 42 के का डिफरेंस है, ठीक है। के का अपन ने यहाँ पे 30 के इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो टेस्ट के लिए कॉमन टेस्ट है तो एक क्वेश्चन और लिखा देते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, एक गोले का व्यास 14 सेमी है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। If the diameter of a sphere is 14 semi, then what is the surface area of the sphere? यानी एक गोले का व्यास है 14 सेमी है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा उसका। तो यहां से देखो, आपको इससे आयतन भी पूछ सकता है। आयतन इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 4/3 इक्वल टू पाई आर टी क्यूब। और अगर इसका सरफेस एरिया की बात हुई है तो क्या होगा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले में अगर आपके सामने ऑप्शन चाहिए तो ए आपके पास 308 है, बी आपके सामने 616 है, सी आपके सामने 462 है और डी आपके सामने। ये वैसे चैप्टर हुआ नहीं है, लेकिन जिसको स्पीड अपना टेस्ट होता है हर वीक, उस हिसाब से पूरा संपूर्ण टेस्ट इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं रखना, वैल्यू रखनी है
4 इंटू 22/7 इंटू आर। अब देखो कि यहाँ पे पूरा डायमीटर दे रखा है, तो इसकी रेडियस को r/2 करोगे, यानी d/2 क्या हो जाएगी अपनी r हो जाएगी। यहाँ पे 14 को क्या करोगे 7 इंटू 7, और 88 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन है। करो क्वेश्चन नंबर 10। पांच साल पहले, 5 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु 5 साल पहले एक परिवार की औसत आयु जिसमें पिता, माता, पुत्र, शामिल था। था 35 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले पिता एवं माता तक की औसत आयु 46 वर्ष थी। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? और आपके सामने ऑप्शन ए 19 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन बी 21 ईयर्स, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 22। इंग्लिश मीडियम वाले 5 years ago, then the average of a family which include father, mother and son was 35 years. 3 years ago, the average of the father and mother was 46 years old. What is the present age of son? In years में बतानी है। 19 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष और 22 वर्ष। हिंदी मीडियम वालों के सामने क्वेश्चन लिखा है। 5 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु जिसमें पिता, माता और पुत्र शामिल थे, उनकी औसत आयु 35 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले माता और पिता की औसत आयु 46 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है आज में, करंट में, और जिसका 22 ऑप्शन आ रहा है वो करेक्ट आंसर है। क्विकली फास्ट। देखो कैसे, 35 कितने सदस्य 3, वर्तमान में ले आओ इसको, तो एक कैंडिडेट में 5 साल जुड़ेंगे तो 3 में कितने जुड़ जाएंगे 15 जुड़ जाएंगे। 35 3 कितने होते हैं 105 प्लस 15, यानी तीनों की वर्तमान आयु कितनी है 120 वर्ष। यहां तक आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या बोला, 3 वर्ष पहले माता और पिता की, यानी 46 इंटू 2, और कैंडिडेट 1 में 3 जुड़ेगी तो 2 में कितनी जुड़ेगी वर्तमान में लाने के लिए, ये यानी कि 46 दूनी 92 और 6 98 98, यानी कि वर्तमान में 3 सदस्यों की उम्र 120 है, जिसमें माता और पिता की उम्र 98 है। तो सिर्फ पुत्र ही बचा है। यहाँ से उसके सन की एज कितनी हो जाएगी 22 ईयर्स। आई बात समझ में? नेक्स्ट और भी शानदार क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किए, और
वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। 40 अंकों से फेल हो जाता है। क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक 55% है, 55% है, तो पूर्णांक क्या था, मैक्सिमम मार्क्स क्या था? और ऑप्शन ए आपके सामने बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बी 350, सी 400 और डी आपके सामने 500। छोटा सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड भी नहीं लगने वाले। क्वेश्चन आपके सामने, ए पर्सन स्कोर 45% ऑफ द टोटल मार्क्स इन द एग्जाम स्टिल फेल बाई 20% मार्क्स, 20 मार्क्स। द पासिंग परसेंटेज ऑफ द एग्जाम इज 55। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। एक विद्यार्थी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किए, वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए न्यूनतम अंक 55%, पास होने के लिए न्यूनतम 55% अंकों की जरूरत थी, तो उसका पूर्णांक क्या था? ठीक है, और जिसका 400 आ रहा है वो करेक्ट है। ठीक है, देखो समझाते हैं कैसे हुआ। एक विद्यार्थी है जो 45% अंक लेके आ गया, और यहां देखो ये वाली लाइन है पासिंग की लाइन, ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स, ये 0 से शुरू होता है, ये यहाँ पे पास लाइन जिसको हम पासिंग, जो पूर्टी लाइन होती है ना, जो कंसिस्टेंटली वहीं पे स्टैंड बाय मोड पे रहते हैं, उन विद्यार्थियों की बात है। बाकी ऐसी बात नहीं है, कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं होता। जो पास है वो जॉब है, जिसके पास पास नहीं होता वो फेल ही माना जाता है, चाहे वो 90% ही क्यों ना लेके आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरिट पे ऊपर के 5 लोग होते हैं ना, उसी का सिलेक्शन होता है, तो वो अलग बात है। पास लाइन है अपने पास, एक विद्यार्थी ये पास लाइन पे पहुंचने के लिए 55% अंकों की जरूरत थी, यानी मेरिट की, वो यहाँ पे फंसा है 45% अंक लेके, और दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 40 अंक का है। भाई कितने अंकों से फेल हो रहा है वो? 40 अंकों से। अगर आप इसको 40 अंक दे दोगे पास हो जाएगा, यानी 45% में 40 अंक दे दिए तो उसको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 55% मार्क्स मिल जाएंगे। 10% मार्क्स के बराबर कितना है? 40 है। 1 के बराबर कितना है? 40/100, 40/10, और 100% पूछा है तो इंटू 100, यानी 1 के बराबर 4 है, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा? 400। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, नोट डाउन करो। बस छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करो। (0.03) की स्क्वायर माइनस 0.01 की स्क्वायर, और आप पौन में यहाँ पे आएगा 0.03 माइनस 0.01, और आपके सामने ए ऑप्शन है 0.02, ऑप्शन बी है आपके सामने 0.004, ऑप्शन सी है आपके सामने 0.4, और ऑप्शन डी है आपके सामने 0.04। जल्दी से, क्विकली, ओनली 5 सेकेंड। अरे भाई इतना बड़ा था ही नहीं, आगे आंसर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन, 1/x + y, और आपके सामने नेक्स्ट है 1 - x - y, और ऐड करना है, ऐड ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पहले वाले की। देखो इधर कर दूं मैं सॉल्यूशन थोड़ा सा।
क्या बोला है कि इन दोनों संख्याओं को जो करके वैल्यू निकालनी है, यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिखा है ऐसा, ऐसा ही लिखा है, यानी पहले वाली संख्या का होल स्क्वायर है, दूसरे वाली संख्या को घटाना है और ए माइनस बी करना है। इस वाली बात को आपने कभी तो देखा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या कभी? बटे में ए माइनस बी, इसको इससे कैंसिल कर दोगे, बच गया क्या? ए प्लस बी, यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है बस। 0.03 प्लस 0.01 यानी 40.0। कौन सा ऑप्शन है? 4 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको सामने इन दोनों को ऐड करना है और ऑप्शन आपके सामने है 2x अपॉन में 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन बी है आपके सामने 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन सी है आपके सामने माइनस 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन डी है आपके सामने 2x अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों संख्याओं को ऐड करना है। सिर्फ 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ऐड करना है क्विकली। जल्दी से, जिसका ऑप्शन बी आ रहा है वो करेक्ट है। कैसे आया समझाते हैं। देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। ले लो एलसीएम, एज इट इज आ जाएंगी, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया, ये आ गया x माइनस वाई आ गया, प्लस में इसको इससे डिवाइड किया, ये डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा x प्लस वाई आ गया। जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा एक ही बात है, यानी y से y कैंसिल हो गए, यानी ऊपर क्या बन गया 2x अपॉन में इस बात को क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर और y स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन बी जिसका करेक्ट है। बहुत ही 3 सेकंड का, 3 भी सेकंड ज्यादा भी लग रही है, कैलकुलेशन माइंड में ही हो जानी चाहिए। गुड। नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। पी क्यू आर क्रमशः 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/12 में राशि निवेश करते हैं। पी क्यू आर 1/2 1/3 1/12 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं यदि कुल लाभ 6050 है, 6050 है तो क्यू का हिस्सा क्या है? यानी आपके सामने ऑप्शन ए 2020, बी 2500, ऑप्शन सी 2400, ऑप्शन डी 2300। 2200, 2300, 2400, 2500 ऑप्शन आपके सामने है। पी क्यू आर इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/12 respectively. Out of the total profit of 6050, what will be the share of Q? इस C की पार्टनरशिप में C का हिस्सा कितना है? क्विकली, ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, सिर्फ आंसर आपके सामने है, टिक करना है। फास्ट। सबसे ऐसा अगर आपके सामने क्वेश्चन हो तो सभी के क्या कर लेना, 1/2, 1/3, 1/12 सभी ये कह लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, सभी को मल्टीप्लाई कर दूं 6 रेशियो में 4 रेशियो में 1, ये डिवाइड करना है, यानी टोटल कितना है 6050 किसके अंडर कंट्रोल है?
11 के है, बी का पूछा है मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही शानदार है। एक पाइप एक टंक को, एक पाइप ए किसी टैंक को 8 हार में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है। बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। अगर पाइप ए सुबह 7 बजे खोला जाता है तथा बी 9 बजे खोला जाता है, तो कितने बजे टैंक भर जाएगा? क्वेश्चन आपके सामने। टैंक ए किसी टंकी को, पाइप ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उससे टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। अगर सुबह ए को 7 बजे और बी को 9 बजे खोला जाता है तो टैंक कितने बजे भर जाएगा? और आपके सामने ऑप्शन है 12 बजे, 12 PM, ऑप्शन बी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है 12:30 PM, ऑप्शन सी 12:36, ऑप्शन डी आपके सामने 11:48। करो क्विकली जल्दी से। एक पाइप किसी एक टन को 8 घंटे में, दूसरी पाइप उसी टन को 12 घंटे में भर सकती है। देखो क्वेश्चन जिसका ऑप्शन सी करेक्ट है 12:36 वो करेक्ट है। कैसे आया, क्यों आया, देखो करते हैं सॉल्यूशन। ए बी क्या बोला है? 8 आवर में, ए 8 आवर में भर सकती है, बी उसी टैंक को कितने घंटे में भर सकती है? 12 में। एलसीएम लिया 24, यानी इसकी कार्य क्षमता 3, इसकी 2, यानी कैसे है टैंक को भरने में? 3 लीटर भर रही है, 2 लीटर भर रही है। ऐसा एक टैंक है, पहले कितने बजे खोला गया इसको? 7 बजे। 7 बजे से 9 बजे तक दूसरा खोलना, उसके लिए कितना लीटर डाल देगी पानी अंदर? 6। फिर 9 बजे खोलने के बाद अपने पास कितना पानी बचा है? टोटल 18 लीटर भरना, 24 लीटर भरना था, 6 तो भर दिया ए ने अकेले ने। बी ने कितना भरना है? 18 बचा है, और ए बी दोनों को भरना है। यानी अब देखो कि 18 भरा जाता है, 1 मिनट में कितना भरा जाता है? 3 और 2 5 भरा जाता है, यानी 3 सही 3/5, और 3 सही 3/5। 9 बजे के बाद में 12 तो ऑलरेडी बच गए, ठीक है, 12 तो बच गए। अब क्या है, 3/5 को अगर मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 मिनट हो गए। यानी आगे 36 मिनट किस ऑप्शन में है? 12 ये भी है, 12 ये भी है, ये भी है, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन 3 बचे हैं, 12 करेक्ट है नहीं, आगे टाइम है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब या तो 12:30 है या 12:36 है। अब देखो 36 किस में आ रहा है? ऑप्शन सी करेक्ट है। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी प्रकार और भी आगे क्वेश्चन है जो अभी टाइम के अभाव के कारण सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, जिसका कल आपके सामने पीडीएफ, उन क्वेश्चनों की पीडीएफ डाल दी जाएगी। अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यूट्यूब चैनल का, उसमें आपको पीडीएफ मिलेगी। और वहां भी टेलीग्राम, अगर वहां से नहीं मिले तो अपना टेलीग्राम ज्वाइन करो। इंटेलेक्चुअल क्लासेस के में ही अपना टेलीग्राम चैनल है, उसमें हर प्रकार की पीडीएफ डेली अपलोड होती है, अलग अलग मटेरियल उसमें अपलोड होता है। सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सोल्व करो और पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको डाउट में या पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाउट उसमें डालो कि सर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो अपन से हुआ नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी इस टेस्ट का आनंद ले और इस लॉकडाउन के टाइम में अच्छे से पढ़ाई करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।